अब ठीक है, अब सभी को दिख रहा होगा। तो अपन ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए, जो अपनी आज सेकंड क्लास है, यूनिट नंबर सेकंड का जो चैप्टर है, अपन ने रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट किया था। उस रेडियो एक्टिविटी में अपन ने देखा था कि एक फ्लो चार्ट बनाया था कि रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी में कितने टाइप की विकिरण होती है वो भी अपन ने देखा था, जिसे अपन बैकुलर विकिरण देते हैं। फिर अपन ने देखा था कि जो अल्फा डीके होता है, बीटा डीके होता है और गामा डीके होता है, यानी एक तरह से अल्फा विकिरण या बीटा विकिरण और गामा विकिरण कैसे अपन को मिलती है। उसके बाद आज अपन जो बात करने वाले हैं वो प्रॉपर बात करने वाले अल्फा डीके की। आज जो अपन प्रॉपर बात करने वाले हैं वो है आपके पास अल्फा डीके। तो सबसे पहले तो अल्फा डीके का मतलब अल्फा पार्टिकल कौन सा कहलाता है, तो सभी को पता है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो कहलाता है आपका एक 2He4। तो सबसे पहले यदि मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल सभी को पता है कि ये क्या होता है, आपके पास एक तरह से 2He4 होता है। क्या होता है आपके पास 2He4, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2He4। तो ये आपके पास एक तरह से क्या है, अल्फा पार्टिकल है। अब सबसे पहले तो अपन ये देखना है कि कोई अल्फा डीके की बात कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, अल्फा डीके की बात कर रहा है। तो कोई अस्थायी नाभिक है, मान लिया कि यहाँ पे क्या है आपके पास कोई अस्थायी नाभिक है। तो अस्थायी नाभिक जिसे मैं बोल सकता हूँ एक तरह से पेरेंट न्यूक्लियाई, क्या बोल सकता हूँ, पेरेंट न्यूक्लियाई। ये हो जाएगा आपके पास जेड एक्स और ए, क्या हो जाएगा जेड एक्स ए। ये कोई अस्थायी नाभिक था, ये क्या था आपके पास कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस था, और ये क्या कहलाता है आपका पेरेंट न्यूक्लियाई कहलाता है। यदि इसमें से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का डीके होता है, क्या होता है अल्फा पार्टिकल का डीके होता है। तो सभी जानते हो कि अल्फा पार्टिकल क्या आता है आपके पास 2He4 की फॉर्म में आता है। ये क्या आपके पास एक तरह से अल्फा कण है। और जब इसमें से अल्फा पार्टिकल का डीके हो रहा है, तो मैंने बोला था कि कोई भी पार्टिकल डीके कब करता है, जब कोई अस्थायी नाभिक है वो डीके क्यों करता है, क्योंकि वो स्थायी बनना चाहता है। स्थायी बनने के लिए वो क्या करता है, कोई ना कोई डीके करता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कौन सी, अल्फा पार्टिकल डीके की। तो यहाँ पे ये कौन सा पार्टिकल डीके होगा, अल्फा पार्टिकल। इसके बाद मैं कहता हूं कि जब अल्फा पार्टिकल डीके कर रहा है तो यहाँ पे आप आपके पास जो दूसरा न्यूक्लियस बचेगा वो क्या बचेगा। तो देखो इसमें से मैं कह सकता हूँ कि अभिक्रिया से पहले का जेड और अभिक्रिया के बाद, यानी रिएक्शन के पहले का जेड और रिएक्शन के बाद का जेड सेम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास जेड एक्स ए 2He4, और ये हो जाएगा आपके पास जेड-2। क्या हो जाएगा आपके पास जेड-2, और ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कोई बाय नाभिक जिसे अपन बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। और ये हो जाएगा आपके, देखो जेड में से 2 कम हो गया तो जेड-2 ले लिया, ए में से कितना कम होगा आपके पास ए माइनस का 4। तो देखो यहाँ पे जेड का भी कंजर्वेशन हो गया और ए का भी हो गया, यानी रिएक्शन से पहले देखो, यदि रिएक्शन से पहले के जेड की बात करूं तो ये जेड हो गया, ये कितना हो गया 2 प्लस जेड-2। तो इधर से देखोगे तो जेड और जेड दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी ये क्या है जेड कंजर्व है इसका। इसके बाद यदि मैं ए की बात करूं तो देखो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 प्लस ए माइनस का 4, यदि 4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा ए। तो यहाँ पे मैं एक चीज तो ये लिख सकता हूँ कि जब कोई न्यूक्लियस है या जब कोई डॉटर न्यूक्लियाई है, ये आपका डॉटर न्यूक्लियाई, और ये सॉरी ये पेरेंट न्यूक्लियाई, ये कहलाता है आपका डॉटर न्यूक्लियाई। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें क्या करता है, ये कोई भी अस्थायी नाभिक था तो ये अल्फा डीके किया और ये क्या बन गया आपका स्थायी अवस्था में बन गया। किसमें बन गया आपका स्थायी अवस्था में बन गया। तो ये आपका जो प्रोसेस है ये कहलाता है अल्फा डीके। अब अपन ये बात करते हैं कि देखो इसमें जेड कंजर्व है, ए कंजर्व है, तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी नाभिक से यदि अल्फा कण का डीके होता है तो उसमें क्या होगा, जेड में से 2 कम होगा, यानी जो परमाणु क्रमांक है एटॉमिक नंबर होता है उसमें से जेड में 2 की कमी होगी, और जो आपका ए में क्या होगी 4 की कमी होगी, यानी ए माइनस का क्या होगा 4 होगा। तो ये सभी को पता होगा कि अल्फा डीके कहलाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल है इसके कुछ गुण की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से गुण रहते हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका चार्ज कितना रहता है। जल्दी से ये बताइए कि 2He4 जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो भी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं वो एक बार कमेंट करके बताइए कि जो आपका अल्फा पार्टिकल है 2He4 वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो उस पर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव होता है तो उस पर चार्ज कितना होता है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि इस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है अल्फा पार्टिकल पर। +2, बिल्कुल बिल्कुल। इस अल्फा पार्टिकल पे यदि मैं चार्ज की बात करूं तो ये चार्ज होता है आपके पास एक तरह से 2E होता है। क्या होता है आपके पास 2E, बट होता कैसा है आपके पास पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं कि इसके E की वैल्यू आपको पता है 2.169 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो ये इसका चार्ज होता है। यदि मैं इसके मास की बात करूं, यदि मैं इसके मास की बात करूं तो क्या मुझे कोई इसका मास बता सकता है क्या, कि 2He4 का जो मास होता है वो कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है। जो इसका मास होता है वो कितना होता है।
4। बिल्कुल, इसका जो मास होता है वो 4 होता है, बट उसको आप AMU में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जो भी आप मास लिखोगे, किसी भी न्यूक्लियस का मास अपन यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे वैसे तो, कि जो यूनिट कोई भी न्यूक्लियस होता है, कोई भी नाभिक होता है, उसका जो मास होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है, वो एक तरह से एटॉमिक मास यूनिट में लिखा जाता है। किसमें? एटॉमिक मास यूनिट। किसमें लिखा जाता है? एटॉमिक मास यूनिट, जिसे अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AMU। तो इसका जो मास होता है वो एक तरह से क्या होता है आपके पास? 4 AMU होता है। कितना होता है? 4 AMU। तो यही जो आपका प्रोसेस कहलाता है, ये क्या कहलाता है आपका? एक तरह से अल्फा पार्टिकल कहलाता है। और मुझे ये बताओ कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, बोसॉन है या फर्मियोन है? ये जो अल्फा पार्टिकल है, बोसॉन है या फर्मियोन है? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके, कि जो अल्फा पार्टिकल है वो बोसॉन होता है या फर्मियोन होता है? देखो, ये सब आप पढ़ चुके हो, अल्फा डीके बीटा डीके 12th क्लास में भी पढ़ा है आपने, और केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये बोसॉन कण होता है या फर्मियोन कण होता है? जो भी लाइव में जुड़ चुके हैं, एक बार जो भी पूछा जा रहा है उनका कमेंट दी। फर्मियन, किसी ने लिखा है फर्मियन, और कोई आंसर देना चाहता है क्या कि अल्फा पार्टिकल कैसा होता है? फर्मियन होता है या बोसॉन होता है? बोसॉन। बिल्कुल, ये जो अल्फा पार्टिकल है वो बोसॉन होता है। यदि आपने मेरे से थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 3 या 4 जो अपनी क्वांटम स्टैटिक्स और क्लासिकल स्टैटिक्स पढ़ी है, तो वहां पे मैंने बोसॉन और फर्मियन के लास्ट में एक न्यूमेरिकल करवाया हुआ है। वहां पे चेक करना कि अल्फा पार्टिकल क्या था, बोसॉन था या फर्मियन था। तो देखो, अल्फा पार्टिकल में आपके पास 2He4 आता है। इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 आते हैं। और जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2He4, या फिर ऐसे भी कह सकता हूँ कि जिसका इवन नंबर ए होता है वो हमेशा क्या होता है? बोसॉन होता है। तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये क्या होगा आपका? बोसॉन होगा। बता रहा हूं मैं, जो भी कंसेप्ट है, अभी तो अपन ने केवल स्टार्ट किया है, आगे आगे बढ़ रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है। देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? मैं कह सकता हूँ कि ये कैसा कण है आपके पास? एक तरह से बोसॉन कण है। क्लियर? फिर रोशन पूछ रहा है कि क्या ये अल्फा पार्टिकल निकलने से केवल स्टेबल हो सकता है क्या? नहीं, अल्फा पार्टिकल निकलने से ही स्टेबल नहीं हो सकता। इसके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी और निकलती है। इसके साथ क्या निकलती है? कुछ ना कुछ एनर्जी और निकलती है, जिसे अपन कहते हैं क्यू एनर्जी, या अपन कह सकते हैं क्यू वैल्यू। तो इस क्यू की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर चुके होंगे शायद, केमिस्ट्री में आपने की होगी, और नहीं की तो अपन ये सारे कंसेप्ट है वो यूनिट फर्स्ट में पढ़ने वाले। तो कोई भी पार्टिकल या अस्थायी नाभिक है, वो तुरंत डीके करने से तुरंत स्टेबल में नहीं आता। वो कुछ ना कुछ फोटोन का उत्सर्जन करेगा, उसके बाद वो स्टेबल में आएगा। क्योंकि जो भी पार्टिकल होता है वो एक तरह से एक्साइटेड में होता है। एक्साइटेड में यदि वो अल्फा पार्टिकल डीके करेगा, डीके के साथ कुछ एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी के साथ फोटोन को इमिट करके क्या करेगा? वो एक तरह से स्टेबल में आएगा। तो वो जो प्रोसेस होता है वो आपका डीके का प्रोसेस होता है। बट अपन को इसमें अल्फा डीके में नॉर्मल एक चीज ध्यान रखनी है कि जेड एक्स से अस्थायी नाभिक या पेरेंट न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल का कर लिया डीके, तो जेड में 2 की कमी, ए में 4 की कमी। और जो अल्फा पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टी है, वो भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। इसका चार्ज कितना होता है, इसका मास कितना होता है, कैसा कण होता है, बोसॉन कण होता है। क्लियर? ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार अपन इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, कुछ 4-5 लाइन थ्योरी के लिख लेते हैं। इसके बाद अपन इसकी क्यू वैल्यू निकालते हैं। क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले लिखिए अल्फा डीके, आप टॉपिक लगाइए और उसमें लिखिए अल्फा एक बोसॉन कण होता है। अल्फा एक बोसॉन कण होता है। अल्फा एक बोसॉन कण होता है जिसे 2He4 से व्यक्त करते हैं। अल्फा एक बोसॉन कण होता है जिसे 2He4 से व्यक्त करते हैं। यह एक धनावेशित कण होता है। अल्फा एक बोसॉन कण होता है जिसे 2He4 से व्यक्त करते हैं। यह एक धनावेशित कण होता है। यह एक धनावेशित कण होता है। इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है। इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है। इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है।
लेकिन प्रकृति में विपरीत होता है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो धनात्मक आवेश होता है लेकिन प्रकृति में विपरीत होता है। यदि किसी अस्थायी नाभिक से एल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो यदि किसी अस्थायी नाभिक से एल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उस नाभिक के लिए यह विक्रिया अल्फा डीके कहलाती है। यदि किसी अस्थायी नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उस नाभिक के लिए यह विक्रिया अल्फा डीके कहलाती है। माना X कोई मूल नाभिक है, तो वह अल्फा कण का उत्सर्जन कर अन्य नाभिक Y में परिवर्तित हो जाता है। इस अल्फा डीके अभिक्रिया में मूल नाभिक के परमाणु क्रमांक में इस अल्फा डीके अभिक्रिया में मूल नाभिक के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। मूल नाभिक के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। हो गया। अब इसके बाद लिखिए Q का मान तथा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस लिखा है कि अल्फा डीके कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है। अब अपन बात करते हैं इसकी Q का मान की, इसके Q का मान कितना होता है और Q की वैल्यू कितनी होती है और इसकी जो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है इसका, उस डेरिवेशन के बेस पे अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, यदि अपन बात करते हैं Q का मान, Q वैल्यू गतिज ऊर्जा किसकी, अल्फा कण की। तो यहाँ पे अल्फा डी की हो रहा है तो अपन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी किसकी निकालेंगे, अल्फा की निकालेंगे। अब यहाँ पे ये बताइए, बिल्कुल आपने लिखा है अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है तो हीलियम। देखो अभी अपन गैस की बात करेंगे। यदि मेरा यूट्यूब पे जो वीडियो है एक गैस से रिलेटेड पूरा वीडियो बना रखा है जिसमें आपकी यूनिट नंबर 3 के एक्सपेरिमेंट है, तो एक बार वहां से वो वीडियो देखना तो आपको गैस का भी क्लियर हो जाएगा कि हीलियम एक नेचुरल गैस है या नोबल गैस है। तो यहाँ पे अपन एक बार टॉपिक पे आते हैं, जो अपने टॉपिक है उसी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, Q का मान एवं गतिज ऊर्जा। आप जानते हो, आप यहाँ पे कोई भी रिएक्शन लिए वो क्या हो जाएगी आपकी ZXA, क्या हो जाएगा ZXA प्लस का क्या हो जाएगा 2He4 प्लस का क्या हो जाएगा Z-2Ya-4। ठीक है। यदि मैं इसका मास लेता हूं तो देखो इसका मास कितना हो जाएगा, एक तरह से यदि मैं इसका मास लेता हूं तो पेरेंट न्यूक्लियाई है तो MP ले लेता हूं, इसका जो मास है वो मैं ले लेता हूं F अल्फा और इसका जो मास है वो ले लेता हूं मैं My। ठीक है, या फिर मैं इसको
एम डॉटर के रूप में भी लिख सकता हूँ। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? तो यहाँ पे क्या किया, इसको मैं पेरेंट न्यूक्लियस होने के कारण मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, मास ऑफ अल्फा कण और मास ऑफ क्या डॉटर न्यूक्लियस, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यदि ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका जो मास है वो क्या आपके पास एम एक्स है, ये एम अल्फा है और ये क्या आपके पास एम वाई है। अब मैं कहता हूं कि ये क्या है आपका एक तरह से विराम अवस्था में है, यानी ये क्या आपका रेस्ट में है। और आप जानते हो कि जब कोई पार्टिकल रेस्ट में होता है और कोई पार्टिकल वो डीके करता है, यदि कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल न्यूक्लियस है, वो यदि रेस्ट में है और यदि ये पार्टिकल अल्फा का पार्टिकल का डीके कर रहा है, तो ये दोनों पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी वो बताइए मुझे, कि यदि कोई पार्टिकल यदि रेस्ट में है तो ये यदि दोनों पार्टिकल अल्फा पार्टिकल का डीके कर रहा है तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। ऑपोजिट होगी, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ ये रेस्ट में है तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से ऑपोजिट जाएंगे। जब ये एक दूसरे से ऑपोजिट जाएंगे, मतलब यदि कह सकता हूँ कि एक यदि ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जाएगा, यदि एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक नियम लगा सकता हूँ जिसे अपन बोलते हैं संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। क्या लगा सकता हूँ, संवेग संरक्षण। तो देखो यदि मैं यहाँ पे संवेग संरक्षण लगाता हूँ, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या होता है इसमें कि अभिक्रिया से पहले का संवेग और अभिक्रिया के बाद का संवेग क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैं जानता हूं कि अभिक्रिया के पहले का संवेग है वो क्या आपके पास एक तरह से क्या है, एम डी है, या फिर क्या आपके पास एम एक्स है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो प्रारंभिक संवेग क्या है आपका एक तरह से एम डी या एम एल पी हो जाएगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो, क्योंकि रेस्ट में है तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या दे देगा, जीरो। जब अंतिम संवेग की बात करूंगा तो एम एल्फा वी अल्फा, और ये क्या हो जाएगा एक तरह से एम डी और वी डी, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जब आपके पास ये है एम एल्फा वी अल्फा माइनस का एम डी वी डी, और जहां पर ऋणात्मक चिन्ह क्या व्यक्त करता है, यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह विपरीत कण की दिशा को व्यक्त करता है, विपरीत कण की दिशा को व्यक्त करता है, क्या करता है, विपरीत कण की दिशा को व्यक्त करता है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान होगा। अब देखो यहाँ पे आपका ये वाली वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, ये क्या हो गया, एम अल्फा वी अल्फा माइनस का एम डी और वी डी, ठीक है। अब यदि मुझे यहाँ से कुछ वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू निकालनी है मुझे एक तरह से निकाल सकता हूँ मैं, एक बार वी डी की वैल्यू निकालता हूँ। तो देखो वी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम अल्फा वी अल्फा अपॉन में क्या आ जाएगा आपका एम डी। क्लियर, ये तो क्या आ जाएगी आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 आएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ अपन ने क्या किया कि जो भी चीज मानी है वो क्या मानी है अपन ने, ये मान ली। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे क्यू वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, क्यू वैल्यू निकालनी है। क्यू का मतलब होता है इसके साथ जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी कितनी होगी उसकी अपन बात करेंगे, क्यू वैल्यू की। यदि आपको क्यू वैल्यू निकालनी होती है तो यहाँ पे आपके पास क्यू वैल्यू के दो फॉर्मूले होते हैं। यदि आपने पढ़ा होगा कि ये क्यू वैल्यू क्या होती है, यदि अपन मास के बेस पे निकाले, यदि इसके मास के बेस पे क्यू वैल्यू का मान निकाले, तो इनिशियल मास माइनस का फाइनल मास, यानी इसका मास दोनों का ऐड करूंगा और वही मास मैं इसमें से लेस करूंगा, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक तरह से क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यदि क्यू की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो मास के टर्म में, एक काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो मैं बात करता हूँ एक मास के टर्म में, तो मास के टर्म में कितना हो जाएगा आपके पास, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, एक तो ये फॉर्मूला होता है। और यदि मैं काइनेटिक एनर्जी की टर्म में बात करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में जस्ट क्या होता है आपका, ऑपोजिट होता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में बात करता हूँ तो ये होता है आपके पास, या तो ये लो या फिर मैं लिख सकता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला अपने पास फॉर्मूला है कि Q की वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से निकालनी होती है, और ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग आपने केमिस्ट्री में भी देखी हुई कि Q की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे ये इनिशियल मास हो गया माइनस फाइनल मास हो गया, बट अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं वेलोसिटी की टर्म में। तो वेलोसिटी की टर्म में बात कर रहे हैं तो अपन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे काम में ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि अपन को क्या निकालनी है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो देखो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करूं, यदि मैं जो Q का मान है वो क्या ले लूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे जल्दी से ये बताइए कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी,
ये बताइए मुझे कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी और इनिशियल कितनी होगी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी कैसे। काइनेटिक एनर्जी क्या आप इसकी लोगे क्या, इसकी तो नहीं ले पाओगे क्योंकि इसकी तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, क्योंकि ये तो क्या है आपका रेस्ट में। अब आपके पास दो पार्टिकल बचते, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब मैं कह सकता हूं कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक तरह से क्या होनी चाहिए आपके पास, यदि मैं क्यू वैल्यू की बात करूं तो देखो इसमें जो क्यू वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी आपकी जीरो। अब मैं यदि इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा तो 1/2 एम डी और वी डी का स्क्वायर, यही आएगी काइनेटिक एनर्जी। बताइए मुझे कमेंट करके कि जो मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखी है वो यही आएगी क्या, यही आएगी। यानी देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपने पास लिख ली क्योंकि ये फाइनल थी, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की लिख ली, 1/2 m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर 1/2 m d v डी स्क्वायर माइनस का इनिशियल क्या आ जाएगा आपका जीरो। क्लियर। देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी है, तो ये रेस्ट में, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी एक तरह से जीरो। अब मुझे पता है कि यहाँ पे देखो यदि वैल्यू की बात करें तो देखो यहाँ पे समीकरण 1 से आप वीडी का मान मैंने यहाँ पे निकाला है तो वो वैल्यू आप रख सकते हो। क्यों, क्योंकि मुझे ये कंप्लीट किस में यहाँ पे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा निकालनी है, किसकी निकालनी है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो जो भी आपके पास टर्म आ रही है उसको अल्फा में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 एम डी वी डी है, तो वी डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर होके एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर अपॉन में एक तरह से क्या आ जाएगा एम डी, क्या आ जाएगा एम डी स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ से एक टर्म से एक टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट होगी, तो ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा एक तरह से m d आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ पे यदि मैं क्या निकालता हूँ 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, ये क्या है आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यही होगी। इसमें से यदि मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आया 1 प्लस, देखो 1/2 बाहर आ गया, m अल्फा बाहर आ गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा m अल्फा बचेगा, v अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका एक तरह से m डी बचेगा। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखो जो ये वाली काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, ये किसकी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये क्या आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास Q इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या K अल्फा, क्या लिख सकता हूँ K अल्फा, तो ये K अल्फा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस m अल्फा अपॉन में m डी। अब मुझे जल्दी से ये बताइए कि m अल्फा अपॉन में m डी ये क्या एक तरह से मास होता है कि अल्फा पार्टिकल का मास, और जो ये क्या आपके पास डॉटर न्यूक्लियर कौन सा, इसका मास, इन दोनों के मास का जो रेशो है वो क्या आएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। नेगेटिव नहीं आएगा भाई, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू किस बेस पे निकालोगे आप कि m अल्फा अपॉन में m डी, m अल्फा आपके पास अल्फा पार्टिकल का मास है और m डी इसका मास है, तो इन दोनों का जो रेशो आएगा वो अपन किस बेस पे लेंगे। कोई कमेंट करके बता सकता है क्या जो m अल्फा अपॉन में m डी का रेशो क्या आएगा। देखो यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, मास की, और आप सभी जानते हो कि जो मास होता है वो क्या होता है एक तरह से, ये जो ऊपर नंबर आता है किसका, मास नंबर, उस मास नंबर के पॉइंट में कुछ इसकी वैल्यू होती है। जैसे मैंने कहा कि अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU होता है, कितना होता है 4 AMU। तो यदि मैं इसके मास की बात करूं तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि इसका जो मास है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जो E है ये है इसका मास कितना हो जाएगा, मैं इसको A-4 लिख सकता हूँ कि जो इसका मास था वो तो मैंने 4 के टर्म में ले लिया 4 AMU, और इसका ले लिया मैंने A-4 AMU। तो यदि यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ तो देखो यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा आपका, Q इज इक्वल टू K अल्फा, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 4A-4, ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये K अल्फा तो ऐसे का ऐसे, फिर ये क्या आ जाएगा A-4 प्लस 4 अपॉन में A-4,
देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा, एक तरह से जो वैल्यू आएगी Q इज इक्वल टू के अल्फा, और ये आ जाएगा आपके पास ए माइनस 4। तो देखो या तो आप इसकी Q वैल्यू निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अपन को क्या निकालनी थी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जो के अल्फा आएगा वो क्या आएगा आपके पास, के अल्फा को एक साइड को बाकी को एक साइड भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा ए माइनस का 4 अपॉन में ए, और मल्टीप्लाई किससे होगा यहाँ पे, Q से। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बताओ इसमें कुछ डाउट है क्या, कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले अपन ने रिएक्शन मानी, तो रिएक्शन आप मान सकते हो। उसके बाद मैंने किया कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और आपने देखा कि जो ये वाला पार्टिकल है वो रेस्ट में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ऑपोजिट जाएंगे। तो इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, तो इसका मैंने लिख लिया मोमेंटम ये होगा, तो ये तो प्रारंभिक तो क्या हो जाएगा, एक तरह से 0 हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा ये वाला मोमेंटम। यहाँ पर जो नेगेटिव चिन्ह है वो क्या बता रहा है यहाँ पे, कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से ऑपोजिट जाएंगे, इसलिए मैंने ये बीच में क्या लिया है, नेगेटिव ना कि प्लस। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये वाला अब 0 हो जाएगा, ये वाली ये टर्म आएगी, यहाँ से मैं VD की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो VD की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मुझे यहाँ जरूरत पड़ रही थी VD की, इसलिए पहले निकाल ली। अब आपके पास Q का फॉर्मूला आता है, ये Q का फॉर्मूला ये वाली होती है कि Q यदि मास के बेस पे निकालते हो तो ये आएगा, काइनेटिक एनर्जी के बेस पे निकालते हो तो ये आएगा। यदि मास के बेस पे निकालते हो तो इनिशियल मास माइनस फाइनल मास आता है, यानी इसका मास में से इन दोनों के मास को माइनस कर दो तो आपका Q वैल्यू आ जाएगी। और उसी मास को यदि एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो 931 MeV से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो वो क्या हो जाता है, MeV में एनर्जी के रूप में एक तरह से कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी अपन देखेंगे, यहाँ पे तो अपन अभी ऐसा कुछ देख नहीं गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। Q इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों को मैंने ऐड कर लिया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि ये रेस्ट में है, तो यहाँ पे क्या हो गई 0। जब इसको सॉल्व किया तो इसमें क्या आ गई, VD की वैल्यू आपके पास थी, तो इसको मैंने स्क्वायर करके वहां पे लिख दिया। सॉल्व किया तो आपके पास ये आएगा। अब यहाँ से अपन को चाहिए m अल्फा अपॉन में md, तो यहाँ पे देखो m अल्फा अपॉन में md क्या निकाला, मास, यानी m अल्फा का पार्टिकल का मास 4 ले ले, इसका पास मैंने a माइनस 4 ले लिया, इन दोनों का रेशो निकाल के वैल्यू पुटअप की। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, इससे आप बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला कहलाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी और आपके BSc वाले एग्जाम में भी, जिसमें आप Q का मान भी फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें आप K अल्फा का मान भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसी बेस पे कई बार आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा हुआ है कि के अल्फा का मान फाइंड कीजिए या Q का मान फाइंड कीजिए, और आपके A की टर्म में क्या दे दिया जाता है, कोई नाभिक दे दिया जाता है। तो ये आपका था एक तरह से Q का मान। तो देखो यहाँ पे Q का मान भी आ गया, यदि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा निकालनी है तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा भी आ गई। क्लियर। तो इसके पहले अपन 2-4 लाइन थ्योरी की लिखेंगे, जो जो अपन ने कंसिडर किया वो लिखेंगे, उसके बाद आप इस डेरिवेशन को लिखना। तो लिखिए, किसी ने कमेंट किया है कि ए मोर देन 200 होता है क्या हैवी न्यूक्लियस। नहीं, देखो जो हैवी न्यूक्लियस माना जाता है, वैसे तो ये मानते हैं अपन नॉर्मल फिजिक्स में कि जो हैवी न्यूक्लियस है, जो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा के न्यूक्लियस आते हैं, यानी अल्फा पार्टिकल से जो बड़े न्यूक्लियस है वो सारे हैवी में माने जाते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल से जो भी हैवी न्यूक्लियस अपन मानते हैं, वो अल्फा पार्टिकल से जो पहले के न्यूक्लियस है वो लाइट न्यूक्लियस में माने जाते हैं, और जो अल्फा पार्टिकल के बाद के है वो सारे हैवी में माने जाते हैं। तो लिखिए इसमें, माना मूल नाभिक का द्रव्यमान, माना मूल नाभिक का द्रव्यमान mp, माना मूल नाभिक का द्रव्यमान mp, mp यानी मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, माना मूल नाभिक का द्रव्यमान mp तथा अल्फा कण का द्रव्यमान m अल्फा है, माना मूल नाभिक का द्रव्यमान mp तथा अल्फा कण का द्रव्यमान m अल्फा है, तथा अन्य नाभिक का द्रव्यमान md है, तथा अन्य नाभिक का द्रव्यमान md है। माना मूल नाभिक का द्रव्यमान mp तथा अल्फा कण का द्रव्यमान m अल्फा है, तथा अन्य नाभिक का द्रव्यमान md है। माना मूल नाभिक अल्फा कण उत्सर्जन से पूर्व, माना मूल नाभिक अल्फा कण उत्सर्जन से पूर्व, माना मूल नाभिक अल्फा कण उत्सर्जन से पूर्व विराम अवस्था में था, माना मूल नाभिक अल्फा कण उत्सर्जन से पूर्व विराम अवस्था में था,
अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा का मान शून्य है। अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा का मान शून्य है। अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा का मान शून्य है। जब एल्फा कण v एल्फा वेग के साथ उत्सर्जित होता है, जब एल्फा कण v एल्फा वेग के साथ उत्सर्जित होता है, डीके में ऐसे लिखो, एल्फा डीके में गतिज ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा को, डीके में गतिज ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा को क्यू वैल्यू कहा जाता है। डीके में या एल्फा डीके में गतिज ऊर्जा में उत्सर्जित ऊर्जा को क्यू वैल्यू कहा जाता है। क्यू वैल्यू कहा जाता है। अब इस डेरिवेशन को नोट कर लीजिए कि पूरा, जो डेरिवेशन है इसे नोट कर लीजिए। अभी आपकी कॉलेज चल रही है या पूरी हो गई? यदि कॉलेज पूरी हो गई तो अपनी क्लास अपन सुबह कर सकते हैं। चल दिए क्या अभी? ठीक है। ओके, चालू अवस्था में तो कोई बात नहीं, चालू ही रखो उसको। बट अब देखो, अब जो आपके पास टाइम है वो सेल्फ स्टडी का है, तो ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पर करना। जो भी हो चुका उसमें ठीक है, जो पढ़ लिया आपने पढ़ चुके हो, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ के कैसे भी करके आपका कोर्स आपको ही पूरा करना है और टाइम पे पूरा करना है।
कर दिया होगा। हो गया सभी का? एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन है कि आपके पास 92 यूरेनियम 232 में अल्फा डीके हो रहा है। क्या कर रहा है ये? अल्फा डीके कर रहा है, यानी 2He4 ये क्या कर रहा है अपना? अल्फा डीके कर रहा है और यहाँ पे कोई अन्य नाभिक बना रहा है, ठीक है। फिर उसका जो मास दे रखा है, जो Mu है वो दे रखा है यहाँ पे जो अपना बना रहा है वो क्या बना रहा है? 92 यानी 90 बनेगा। 90 में यहाँ क्या आएगा? थोरियम 232 यानी 228। क्लियर? अब इसका जो मास दे रखा है वो मैं मास लिख रहा हूँ तीनों का। इसका जो मास दे रखा है, ये सॉल्व आपको ही करना है। 37168 AMU। फिर दे रखा इसका दे रखा अपने पास 4.002603 U और इसका दे रखा है 228.028750 U, ठीक है। और ये पूछ क्या रहा है कि यहाँ पे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा की गणना करनी है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो जल्दी से मुझे करके बताओ कि ये कैसे आएगा। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा की गणना करनी है यहाँ पे। तो कोई बता सकता है कि ये अपन कैसे सॉल्व करें? फॉर्मूला आपके पास निकाला हुआ है। तो देखो आपके पास 92 यूरेनियम 232 यदि कोई अल्फा कण का डिके करता है तो यहाँ पे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी होगी वो यहाँ पे निकालनी है। तो फर्स्ट तो अपन बात करते हैं, आपके पास फॉर्मूला क्या है। यदि के अल्फा निकालना है तो के अल्फा निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, क्या है? A-4 अपॉन में A इंटू में क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में Q है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं Q की, तो सबसे पहले तो आपको Q का मान पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? Q का मान पता होना चाहिए। और Q की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? क्योंकि यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी तो दी नहीं है किसी की, तो काइनेटिक एनर्जी टर्म से निकाल नहीं सकते। तो किससे निकाल सकते हो? तो Q की वैल्यू होती है इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, यानी इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। तो देखो इनिशियल मास किस किसका आएगा? यहाँ पे एक तो आएगा इसका, तो प्रारंभिक मास क्या है? इसका है। फाइनल मास इसका है। तो मुझे क्या करना है? 232.037168 माइनस इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करना है तो 4.002603 प्लस 228.02875 इन दोनों को ऐड करके, और यहाँ पे सबका जो U आएगा क्या आ जाएगा? AMU। और AMU को यदि आप कन्वर्ट करते हो किसमें? कुछ एनर्जी वाली टर्म में, तो मैंने बताया था कि जो Q वैल्यू है वो भी आपकी एक तरह से एनर्जी वाली टर्म है। तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? इस U को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा 931
0.5 MeV अपॉन में सी स्क्वायर से, तो वहां पे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये वाली टर्म देखो, यदि आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी तो एक बार तो मैं वहीं से ले रहा हूँ, क्योंकि ये वाली जो टर्म है आपकी यूनिट फर्स्ट में प्रूव होती है। तो अब मैं बता देता हूँ कि कोई भी Q जो एटॉमिक मास यूनिट होती है, क्या होती है आपके पास, एटॉमिक मास यूनिट होती है, उसको यदि आप किसी में MeV में कन्वर्ट करते हो, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 931 इंटू 5 MeV से, तो यहाँ से आपकी क्या निकलेगी, Q की वैल्यू निकलेगी। और आपको K अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे A कितना है आपका, ये बताओ कौन सा लोगे आप, मुझे ये बताइए कि A कौन सा लोगे, क्या होता है भाई बताओ, इसका जो MeV होता है वो मिलियन होता है या मेगा होता है, मेगा होता है। हम्म, सभी मेगा ही पढ़ के आए हो, मिलियन नहीं होता क्या, क्या मिलियन नहीं होता क्या, हाँ बिल्कुल, 10 की पावर 6 लेते हैं अपन इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि इसकी वैल्यू में चेंज करते हैं तो 10 की पावर 6 लेते हैं। बट इसकी जो ये यूनिट बोली जाती है वो यदि पूरी पढ़े तब तो इसकी बोली जाती है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मिलियन में की कोई मिलियन के आपके पास एक तरह से 10 की पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको जो बोलते तो है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट अपन इसको वैल्यू की टर्म में कंसीडर करते हैं, इसलिए अपन इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे दोनों टर्म ध्यान रखनी है कि वैसे तो इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, बट इसको जब 10 की पावर में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वजह से अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। क्या लिखा है ये, 10 की पावर 6 और मिलियन 10 की पावर 5। एक बार इसको सभी गूगल पे सर्च करना कि MeV को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, आपका भी तो पता लगे कितना पढ़ के आए हो 12th में। MeV को सभी गूगल में सर्च करना क्या बताता है, कन्वर्ट करना एक बार। तो यहाँ से आपकी क्या निकलेगी, K अल्फा की वैल्यू निकलेगी। K अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे A-का 4 है, तो देखो A-का 4 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ जल्दी से, एक कौन सा लोगे, एक किसका लेना आपको, 232 वाला, तो ये हो जाएगा 232 -4 अपॉन में 232 और मल्टीप्लाई में जो भी यहाँ पे Q की वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो Q की वैल्यू ऑलमोस्ट आनी चाहिए यहाँ पे 5.41 MeV आएगा, क्या आएगा 5.41 MeV। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे K अल्फा की वैल्यू निकलेगी आपकी, और K अल्फा की वैल्यू निकलेगी 5.323 MeV, ये निकलेगी। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पे आपको यदि निकालना है तो क्या निकालना है, या तो आप ये वाली वैल्यू यदि अल्फा पार्टिकल का निकालना हो तो ये निकाल सकते हो, Q की वैल्यू निकालनी हो तो ऐसे निकाल सकते हो, यदि काइनेटिक एनर्जी की टर्म में कोई टर्म दी होती तो आप Q की वैल्यू ऐसे निकालते, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते आगे, अब अपन बात करते हैं कुछ अल्फा प्रॉपर्टी के, अल्फा डीके के गुणधर्म की। किसकी बात करते हैं, अल्फा डीके का गुणधर्म। तो एक बार इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए, या फिर न्यूमेरिकल को लास्ट में लिख लेना, ये नोट कर लिया तो ठीक है, यार नोट कर लो पहले। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा डीके की प्रॉपर्टी, अल्फा डीके के गुणधर्म। तो इस गुणधर्म में कोई नया कंसेप्ट नहीं है, वो का वही पुराना कंसेप्ट है कि सबसे पहले इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कुछ विक्षेपित होता है, यानी विद्युत चुंबकत्व या विद्युत चुंबकीय फील्ड में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में यह क्या होता है, विक्षेपित होता है। क्या होता है, विक्षेपित होता है। यदि इसके अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा की बात की जाती है तो वो क्या लिखी जाती है, 4 से 6 MeV लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, 4 से 6 MeV की रेंज, या फिर 4 से 6 MeV या 4 से 5 MeV की रेंज में लिखते हैं कि इसकी ये क्या है आपका, एक तरह से K अल्फा कहलाता है। फिर मैं बात करता हूँ कि अल्फा जो गैस है, अब अल्फा गैस से क्या होता है आपके पास, एक तरह से आयनीकरण भी होता है। क्या होता है आपका, कि इसमें क्या होता है कि ये जिस मतलब अल्फा पार्टिकल को जिस माध्यम से गुजारा जाता है तो वो क्या कर लाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इसको मैं सबको थ्योरी बेस में लिखाऊंगा तो एक एक पॉइंट आपको ऐसा सामने लिख रहा हूँ। इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि इसके जो ऊर्जा स्तर होते हैं, क्या होते हैं, इसके ऊर्जा स्तर होते हैं वो कुछ विविक्त होते हैं। तो ये अपन सब थ्योरी में लिखने वाले एक एक पॉइंट करके, तो इसमें कोई
ऐसा ज्यादा कोई गुणधर्म में प्रॉपर्टी में है नहीं, जो भी अपन ने पढ़ा हुआ सारा वो का वही है, ठीक है। तो एक बार आप न्यूमेरिकल को नोट कीजिए, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टी की गुणधर्म लिखाता हूँ। बिल्कुल, जो MeV है वो मैं बोल रहा हूँ इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जाता है। तो उसको 10⁶ में अपन लिखते हैं, वो अब बहुत जने मेगा भी पढ़ रहे हैं, बहुत जने मिलियन भी पढ़ रहे हैं, बट ये बुक में भी दोनों लिखे हुए, मिलियन भी लिखा हुआ है, मेगा भी लिखा हुआ है। तो कहीं में देखोगे तो आप मिलियन मिलेगा, कहीं में देखोगे तो आप मेगा मिलेगा, बट जो एनसीईआरटी बुक फॉलो करती है उसमें तो आपका मिलियन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा होता है। वैल्यू सेम ही होती है, वो चाहे आप मिलियन में कहो या मेगा में कहो, तो एक ही टर्म में आपके पास 10⁶ ही आएगा उसके लिए। न्यूमेरिकल नोट करो और लिखो अल्फा डीके के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा डीके, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा डीके। इसमें लिखिए, फर्स्ट लिखिए, अल्फा कण 2He4 नाभिक है। एक एक पॉइंट वाइज लिखिए। अल्फा कण 2He4 नाभिक है। अल्फा कण 2He4 नाभिक है जिसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण 2He4 नाभिक है जिसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तथा इसका भार 4 AMU होता है, तथा इसका भार 4 AMU होता है, तथा इसका भार 4 AMU होता है, और यह एक धनावेशित कण है, और यह एक धनावेशित कण है। फर्स्ट पॉइंट में तो जो अपन ने अल्फा प्रॉपर्टी का पहले लिखा था वो का वही लिखा है। सेकंड पॉइंट लिखिए, यह आवेशित कण होने के कारण, यह आवेशित कण होने के कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। यह आवेशित कण होने के कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। यह आवेशित कण होने के कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। यह आवेशित कण होने के कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। यह आवेशित कण होने के कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। थर्ड लिखो, ये जिस माध्यम से गुजरते हैं उसको आयनीकृत करते हैं। थर्ड लिखो, ये जिस माध्यम से गुजरते हैं उसको आयनीकृत करते हैं। ये जिस माध्यम से गुजरते हैं उसको आयनीकृत करते हैं। ये जिस माध्यम से गुजरते हैं उसको आयनीकृत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अल्फा कण की ऊर्जा, अल्फा कण की ऊर्जा 4 से 6 MeV होती है। अब देखो ये वाली जो ऊर्जा है वो कई बुक में आपको ऐसे भी मिल सकती है 4 से 5 MeV, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दोनों पॉसिबल है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि इसके दोनों का अपन दोनों को शामिल ले लिया कि अल्फा कण की ऊर्जा 4 से 5 MeV होती है। अल्फा कण की ऊर्जा 4 से 5 MeV होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अल्फा डीके में ऊर्जा स्पेक्ट्रम, अल्फा डीके में ऊर्जा स्पेक्ट्रम विविक्त होता है। विविक्त का मतलब होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूस नहीं होता है, यानी वो क्या होता है, एक तरह से डिस्क्रीट का मतलब होता है कि एक सीधी लाइन होती है, कांस्टेंट की तरफ भी आता है, और एक तरह से हो सकता है बीच में ब्रेक करे, वापस स्पेक्ट्रम बनाए, ब्रेक करे, इस टाइप से। अल्फा डीके में ऊर्जा स्पेक्ट्रम विविक्त होता है। अल्फा डीके में ऊर्जा स्पेक्ट्रम विविक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अल्फा कण का वेग अधिक होने के कारण,
एल्फा कण का वेग अधिक होने के कारण, एल्फा कण का वेग अधिक होने के कारण एल्फा डी की अभिक्रिया में, एल्फा कण का वेग अधिक होने के कारण एल्फा डी की अभिक्रिया में एल्फा कण एक उच्च ऊर्जावान कण होता है, एल्फा कण एक उच्च ऊर्जावान कण होता है, एल्फा कण एक उच्च ऊर्जावान कण होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, एल्फा कण के ऊर्जा स्पेक्ट्रम माइक्रोकोटि का होता है, एल्फा कण का ऊर्जा स्पेक्ट्रम माइक्रोकोटि का होता है, एल्फा कण का ऊर्जा स्पेक्ट्रम माइक्रोकोटि का होता है। एल्फा कण के ऊर्जा स्पेक्ट्रम माइक्रोकोटि का होता है। नेक्स्ट लिखो कि किसी परमाणु के नाभिक से, किसी परमाणु के नाभिक से, किसी परमाणु के नाभिक से जब एल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो, जब किसी परमाणु के नाभिक से जब एल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो किसी परमाणु के नाभिक से जब एल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, किसी परमाणु के नाभिक से जब एल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। लेकिन जब नाभिक मूल अवस्था में संक्रमण करता है, लेकिन जब नाभिक मूल अवस्था में संक्रमण करता है, लेकिन जब नाभिक मूल अवस्था में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन फोटॉन के रूप में करता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन फोटॉन के रूप में करता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन फोटॉन के रूप में करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, किसी एक ही परमाणु के नाभिक से, किसी एक ही परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होने वाली एल्फा कणों की ऊर्जा, किसी एक ही परमाणु के नाभिक से, किसी एक ही परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होने वाली एल्फा कणों की ऊर्जा अलग अलग हो सकती है, किसी एक ही परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होने वाली एल्फा कणों की ऊर्जा अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये अपना कुछ अल्फा डीके का एक मेन बेसिक पार्ट हुआ है। अब अल्फा डीके में कुछ छोटे छोटे टॉपिक और है, जैसे गाइगर नटल का नियम है, अल्फा प्लस का स्पेक्ट्रम है, अल्फा प्लस की परास है, रेंज है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो एक छोटे छोटे टॉपिक है अल्फा के, एक इसमें अल्फा की गेम ऑफ थ्योरी है, वो भी अपन देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल की गेम ऑफ थ्योरी क्या बताती है, उसका पोटेंशियल कैसे आता है और कैसे वो पार्टिकल जंप करके बाहर निकलता है, तो वो भी अपन कल वाली क्लास में देखेंगे। तो एक तो इसका स्पेक्ट्रम, एक इसकी रेंज, एक गाइगर नटल का नियम, और एक होता है अल्फा की गेम ऑफ थ्योरी। इसी के साथ अपन अल्फा डी कल की क्लास में पूरा करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही। और जो भी स्टूडेंट है, एक बार जो भी क्वांटम मैकेनिक्स अपन ने पढ़ी है तो उसकी प्रैक्टिस साथ साथ में रखिएगा, और जो भी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, जो डेली पढ़ाई जा रही है, डेली की क्लास डेली लेके उसको साथ साथ ही पढ़ते रहिएगा। और जो बाकी के सब्जेक्ट है उसको भी पढ़ना है, और जो आप यदि किसी से कोई बेस ले रहे हो तो ठीक है, चाहे कॉलेज बेस पे पढ़ो, ट्यूशन बेस पे पढ़ो या कोचिंग बेस पे पढ़ो। यदि नहीं पढ़ रहे तो आप सेल्फ बेस पे पढ़ना बेटर रहता है, तो सेल्फ बेस पे पढ़ो उसको। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते अपन कल 7 बजे। और ये वाला जो मैंने आपको एक काम दिया है कि एमईवी है, इसको आप सर्च करना, मेगा होता है या मिलियन होता है, और मिलियन होता है या मेगा होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आप मुझे कल वाले कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन कल शाम को 7 बजे।
हाँ बिल्कुल रोशन, आपने एक क्वेश्चन किया था कि जो न्यूट्रॉन का अपन क्वार्क लेते हैं वो डीसीबी होता है क्या। तो वो अभी मैंने चेक नहीं किया, वो मैं आपको चेक करके बताऊंगा। वैसे जो प्रॉपर न्यूक्लियन का हर जगह माना जाता है, वो जहां मैंने देखा है वो यहाँ पे उड़ ही देखा, UDD ही होता है। बट यहाँ पे इसका आपने निकाला है डीसीबी, तो इसको भी मैं आपको एक कुछ प्रॉपर्टी इसको मिलान करके, प्रॉपर्टी के बेस पे मिलान करके फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। गूगल पर दोनों है तो वो भी देखेंगे आप, इसमें दोनों है तो इस दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, मिलियन और मेगा। कोई बात नहीं, आप एक बार और सर्च करना और बताना, फिर अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे।